और जब एक की रफ्तार निकाल लेंगे तो फिर किसी दूसरे की रफ्तार बताना बहुत आसान है, विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ROR। हाँ या ना? अब उसमें क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या वैरायटी बन सकते हैं, उसकी बातें चल रही थी। तो हम ग्राफ का सवाल कर रहे थे, उसी में एक सवाल और लिख लीजिए। तो अगला जो सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है, कुछ ऐसा है। आपके सामने एक ग्राफ बना है। ये जो ग्राफ बना है, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का बना है, और ग्राफ कुछ ऐसा बना है। यहां पर लिखा था 10 मोलर, यहां पर लिखा था 8 मोलर, और यहां पर लिखा था 4 मोलर। यहां पर लिखा हुआ है 20 और यहां पर लिखा हुआ है 30, और टाइम हमें दे रखा है सेकंड्स में। उन्होंने एक रिएक्शन दे रखी है, A gives 2B, और एक ग्राफ गिवन है। एक रिएक्शन गिवन है और एक ग्राफ गिवन है। और उन्होंने हमसे पूछा है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव ग्राफ, ऑन द बेसिस ऑफ अबव ग्राफ कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। बातें किसी और की चल रही हैं, पूछा किसी और के बारे में। ग्राफ उन्होंने हमें किसका दिया है? रिएक्टेंट का, लेकिन रफ्तार किसका पूछा है? प्रोडक्ट का। समझ पा रहे? करे तो कैसे करें, क्या अप्रोच लगाएं, क्या दिमाग लगाएं, यह सोचने का विषय है। ग्राफ रिएक्टेंट का दिया है और पूछा उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में है। क्या रिएक्टेंट की रफ्तार निकाली जा सकती है? और अगर एक बार रिएक्टेंट की रफ्तार मिल गई तो क्या बाकी सबकी रफ्तार निकल जाएगी? काश रिएक्टेंट की रफ्तार निकालने, फिर तो मजा आ जाए। अब रिएक्टेंट की रफ्तार निकालने पे जोड़ दो। तो रिएक्टेंट की रफ्तार कैसे निकाले? फोर्स का फॉर्मूला लगा के। कौन सा? रेट का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा सी बाय, तो लगाओ फॉर्मूला, खत्म। हाँ या ना? तो सबसे पहले हम लोग आरओडी निकाल लेते हैं। निकाल लो साहब। सबसे पहले आरओडीए निकाल लेते हैं। आरओडीए निकालेंगे मतलब रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ ए। तो फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा सी बाय। अच्छा, एक चीज और लिख लो, कैलकुलेट आरओएबी इन बिटवीन 20 टू 30 सेकेंड्स। 20 से 30 सेकंड के बीच में निकालना है। इन बिटवीन 20 टू 30 सेकेंड्स। ठीक है? अब 20 और 30 सेकंड के बीच में लगाइए फॉर्मूला, खत्म सी कहानी है भाई। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। पूरी क्लास चाहिए? क्या बात है, बेहतरीन, बन गया ना सबसे। साथ में करते हैं फिर। तो रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ ए रिएक्टेंट है, तो पहले मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि माइनस प्लस का झमेला हमारे लिए बहुत छोटा है। सिंपल सा कंसेप्ट है, प्लस होना चाहिए रेट। डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, तो फाइनल माइनस इनिशियल। 20 और 30, तो 20 पे है 8, 30 पे है 4, तो 8 माइनस 4 यानी कि 4, 30 माइनस 20 यानी कि 10। सॉल्व करो, कितना आएगा? 0.4 मोल पर लीटर पर सेकंड। हाँ या ना? ये किसकी रफ्तार आई? सर ए की। और अगर ए की रफ्तार है तो क्या बी की रफ्तार नहीं बता सकते? बोलो, बी के पहले क्या लिखा है? यानी बी की स्टोइशियोमेट्री कितनी है? यानी बनने की रफ्तार कितनी होगी? बोलो। और अगर बनने की रफ्तार दुगनी है मेरे प्यारे बच्चों, आपकी दुगनी की मेरी दुगनी? रिएक्शन की नहीं, ए की दुगनी। जिस रफ्तार से ए जाएगा उसके दुगने रफ्तार से। डन। तो बिना आर ओ आर का एक्सप्रेशन लिखे सीधे बता दीजिए आर ओ ए बी कितना होगा प्यारे बच्चों? आर ओ ए बी कितना होगा? 0.8। हाँ या ना? मोल पर लीटर पर सेकंड। क्या आसान है? अगर समझ पाए हैं तो इसी प्रोफाइल में एक सवाल और जोड़ेंगे। अगला जो सवाल है उसमें कुछ इस प्रकार से उन्होंने ग्राफ बनाया। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और यहां 3 पॉइंट। अगर बिटवीन नहीं दिया रहता मेरे बच्चे, तो फिर आपके पास ऑप्शन होता टाइम अपने हिसाब से चुनने का। फिर एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर अगर यहां पे इन बिटवीन नहीं दिया होता तो क्या करते? फिर तो न जाने क्या क्या करते। क्या पता यहां से यहां निकाल लेते, क्या पता यहां से यहां निकाल लेते,
क्या पता यहां से यहां निकाल लेते, राइट। फिर मुझे देखना पड़ता या तो ऑप्शन से, या तो फिर हम कहते सर बोनस है, 2 से ज्यादा आंसर मैच कर रहे हैं। लेकिन जब उसने 20 से 30 बोल दिया तो आप बाउंड हो गए कि 20 वाला पॉइंट चुनना है और 30 वाला। वो मान लो 0 से 20 बोलता तो इनिशियल कितना मान लेते, 10, फिर कितना मान लेते, 8, तो 10 माइनस 8 करते, राइट। तो इसीलिए इंटरवल बोलना जरूरी है। नहीं होता तो फिर मैं बेस्ट ऑप्शन देखता। अब मान लो 2 से ज्यादा ऑप्शन होते तो कह देते बोनस, डन। तो वो तो एग्जामिनर की इच्छा है, वो कैसे पूछ रहा है। अगला सवाल आप सबके सामने है, और यहां लिखा है हमने प्रेशर, यहां लिखा है प्रेशर, और यहां लिखा है टाइम। आपको मैं पिछली क्लास से बता रहा हूं और फ्री याद दिला दूं, कंसंट्रेशन और टाइम में भी ग्राफ बनाया जा सकता है, प्रेशर और टाइम में भी बनाया जा सकता है। एग्री और नॉट? तो आप सबके सामने ग्राफ है और कुछ ऐसा ग्राफ बना है, एक ग्राफ ऐसा और एक ग्राफ ऐसा। एक ग्राफ घटता हुआ और एक ग्राफ बढ़ता हुआ, और आपसे पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ आइडेंटिफाई द रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ आइडेंटिफाई द रिएक्शन। आपको इस ग्राफ के आधार पे रिएक्शन बताना है, और रिएक्शन होगी ए से बना बी, दूसरी रिएक्शन है ए से बना 2b, तीसरी रिएक्शन है ए से बना 3b, और चौथी रिएक्शन है ए से बना 4b। सोचो सोचो सोचो, कौन है रिएक्टेंट और कौन है प्रोडक्ट, किसी के जाने की रफ्तार, किसी के आने की रफ्तार। सोचो प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कितना गुना है। खत्म है कहानी फिर तो यार। अरे हेलो, आज मैंने आपके सामने डब्बा बना दिया, रिएक्टेंट के खाते में एक डब्बा, प्रोडक्ट के खाते में, क्या इसका मतलब है? बस 1 से 3 बन रहे हैं यार, क्या कर रहे हो? अरे हाँ या ना। इन सवालों में कोई फॉर्मूला नहीं चलता, इनमें लॉजिक चलता है, इनमें एप्टीट्यूड चलता है, इसमें कॉमन सेंस चलता है। हर सवाल में फॉर्मूला नहीं चलता, चलेगा कंसेप्ट, लॉजिक, साइंस का बेसिक फील कहते हैं इसे। कि बच्चा समझे कि ये सर रिएक्टेंट का ग्राफ है, हाँ सर समझ गए। रिएक्टेंट घट रहा है, हाँ सर समझ गए। प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो मेरे बच्चे रिएक्टेंट क्या अगर एक घटा है तो प्रोडक्ट का कितना बना है, 3। तो 1 से 3 बन रहा तो प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री क्या होगी? अरे 1 से 3 ये बना लेगा, 1 से 3 ये बना लेगा, 1 से 3 कौन बनाएगा? दैट्स इट। अगर एक जाएगा तो बोलो ना, एक जाएगा तो, एक जाएगा तो, एक जाएगा तो, वही तो चल रही बात, हाँ या ना। तो एक बात तो पक्की है, इस ग्राफ के आधार पे कौन सा रिएक्शन बेस्ट होगा? सो आंसर विल बी थर्ड। इज दिस क्लियर? करते चले। मैंने पहले कहा फिर बता दो, मैं सभी प्रोफाइल को, सभी टाइप को कवर करता हूं। हर प्रोफाइल को देखें, सीखें, यह ना सोचे कि आपसे बने। आपसे तब बनेगा जब ऐसा सवाल आपको कहीं देखने को मिलेगा, ईएलपी में, मॉड्यूल में, जेई में एंड सो ऑन, राइट, नीट में, चलेगा। फिलहाल अभी इन सवालों में हमने क्या सीखा कि सर या तो हम किसी एक की रफ्तार निकाल ले तो बाकी सबकी रफ्तार बता देंगे, बोलो। बाकी सबकी रफ्तार बताने के लिए अपने पास एक तरीका है जिसका नाम है एक्सप्रेशन ऑफ, हाँ या ना। इसी चीज को समझाने के लिए कुछ और सवाल कर रहे हैं, और जो अगले सवाल हम कर रहे हैं उसमें से कुछ सवाल एग्जाम्पलार के हैं, उसमें से कुछ सवाल जेई के हैं, उसमें से अलग अलग प्रोफाइल के सवाल हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का स्कैन कोड है, आप लोग बाद में जुड़ जाना ताकि जो भी सवाल हो मैं आपको देते रहूं। ये जो सवाल है ये एग्जाम्पलार का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। सवाल लिखने की आवश्यकता नहीं, कॉपी में बस इतना लिख देना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलार, एनसीईआरटी एग्जाम्पलार क्वेश्चन नंबर 8। मैं चाहूंगा ये सवाल आप सब करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलार क्वेश्चन नंबर 8। समझिए आराम से, कॉपी में सवाल नहीं लिखना है, बस आंसर देना है। ये लिख देना एनसीईआरटी एग्जाम्पलार क्वेश्चन नंबर 8, तो जब भी पढ़ोगे वहां देख लोगे, ठीक है। बेहतरीन सवाल है। सबको प्रॉपर फॉन्ट दिख रहा है, विजुअल है चीजें? टीवी वालों को थोड़ा कम दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? समय लीजिए 1 से 1.5 मिनट का। यह है V1, यह है V2, यह है V3, यह है V4, यह है V5।
इसीलिए टेलीग्राम में जुड़े रहो, ताकि सवाल मैं वहां पोस्ट कर दूं तो आपके पास वहां भी मिल जाए, अगर देखना हो किसी को तो वहां से मिल सकता है। V1 V2 V3 V4 V5, ये क्या लिखा है? 0। ये है 20, ये है 30, ये है 40, ये है 50। ये तो आपको समझ में आ रहा, इसमें एक टेंजेंट है और एक कर्व है। अरे हाँ या ना? सवाल हमसे एवरेज पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस? एवरेज के लिए टेंजेंट की कर्व, खत्म, बन जाएगा यार, कोशिश करो ना। क्या बात है, बेहतरीन आंसर आ चुका है। सोच के जवाब देना, ये नहीं एक ने बोला सबने वही बोला ना। जो दुनिया से अलग चलेगा वही इतिहास रचेगा। सबने थर्ड बोला, आप अकेला अलग बोलिए कुछ। नहीं नहीं, फर्स्ट। फर्स्ट ने क्या पाप किया है? आओ मिलकर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बोल रहा है एवरेज अप टू, वो उसने ये बोला, अब चेक करना है सही है कि गलत है ना, तो पहले 40 पे आओ। आगे सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। पॉइंट मुझे कर पे चुनना कि टेंजेंट पे? तो 40 सेकंड मतलब एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट, तो मुझे लगता है जब मैं 40 सेकंड पे कर पे जाऊंगा तो 40 सेकंड पे कर पे कितना वेलोसिटी है? V3 V1 V2 डन। और उसने बोला है 40, मतलब इसे मान लो 40 माइनस 0, यानी पहला पॉइंट क्या है? 0। तो पहला स्पीड कितना होगा? V0। आखिरी कितना होगा? V3। यानी अगर मैं पहला ऑप्शन करूंगा तो इसका जब मैं एवरेज रेट निकालूंगा वो लिखूंगा V3 माइनस V0 अपॉन 40 मान, यही लिखा है क्या? गलत है। डन। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन, रुको, सेकंड ऑप्शन क्या बोला? एवरेज अप टू इस 40 माइनस, यानी एक पॉइंट क्या लिया है और एक पॉइंट, तो 40 और 30 में आ जाओ, राइट? बेटा सुनिएगा, थक गए क्या? 40 में कितना है? पानी पिया करो ना, पानी नहीं रखते। 40 कितने कितना है? V3। अरे हाँ या ना? और 30 में कितना है बताओ? कर्व चुनना है कि टेंजेंट चुनना है? यही तो कंफ्यूज कर रहा वो आपको। अगर आपने टेंजेंट बोला तो क्या बोल दोगे? V2। आधी जन हाँ हाँ V2, अरे भैया टेंजेंट पे नहीं चुनना है, कहां चुनना है? कर्व पे। याद है कंसेप्ट? तो अब बोलो आंसर क्या दोगे? इसका पॉइंट V1, इसका पॉइंट V3। तो सेकंड ऑप्शन का मेरे हिसाब से आंसर जाना चाहिए, एवरेज रेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? V3 माइनस V1 अपॉन 40 माइनस 30। उसने क्या लिखा है? ये भी गलत, ये भी गलत, हाँ या ना? थर्ड ऑप्शन में आइए, आगे क्या? एवरेज रेट अप टू, क्या लिखा है? 40, मतलब ये 40 माइनस 0 V3 माइनस, हाँ या ना? चेक करते हैं, 40 सेकंड पे आ गए, यही तो हम लिख रहे थे। क्या थर्ड वाला सही लग रहा है? खुश मत हो, एग्जाम्पलर का सवाल है, क्या पता मोर देन वन करेक्ट हो, चेक करते हैं। आओ जरा, एवरेज रेट अप टू, ठीक है। ये क्या लिखा? 40 माइनस, अब 20 वाले पॉइंट पे आओ, आगे 20 वाले पॉइंट पे कर्व जाना है कि टेंजेंट? अब टेंजेंट चले गए सर, बोर हो गए कर्व से, सर टेंजेंट पे जाओ है। अरे एवरेज निकाल रहे हो ना यार, तो क्या मुझे कर्व पे ये वाला पॉइंट चुनना पड़ेगा? और ये वाले पॉइंट का कितना स्पीड उन्होंने बोला, यानी अगर मुझे ये वाला पॉइंट लिखना है 40 माइनस 20, तो 40 पे V3 ये तो समझ में आता है, अगर 20 पे कितना है ये दिया, तो ये भी कभी होने वाला, तो आंसर क्या होगा? थर्ड। इज दिस क्लियर? ये प्यारा सवाल है, ग्राफ का आज तक कभी एग्जाम में नहीं आया, कभी भी आ सकता है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, ठीक है? इसीलिए हम ग्राफ पे सारे सवाल कर रहे हैं, फिर आएगा तो कहेगी दुनिया अरे नया सवाल आ गया, पिछले 10 साल में कभी नहीं आया। समझ पा रहे हैं क्या? बढ़ू आगे। फिलहाल ये सवाल कहां का था? एग्जाम्पलर का। अगला सवाल आप सबके सामने, ऐसा सवाल आपने कल क्लास में किया था, ये करने की आवश्यकता नहीं है, सवाल अगला ये आपको करना है। ये सवाल है पीवाईक्यू से, नहीं ये नहीं हुआ है बेटा, चेक करो, कर लिया ये? क्या आपने कल ये सवाल किया था? ठीक है, अगर आपने ये सवाल किया है तो अगला सवाल आप सबके सामने है, ये भी कर लिया था। अगला सवाल है, ये भी कर लिया है, अरे बोलो ना यार। अगला सवाल है, ये कर लिया है। इसके बाद 3 ग्राफ के सवाल कराए, राइट? अगला सवाल आप सबके सामने है, ये है जेई मेंस पीवाईक्यू का, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। पहले अटेम्प्ट करो, बाद में कॉपी में लिखना। पहले अटेम्प्ट करो, बोर्ड में करना है, मान लो पेपर में आया है। आंसर नहीं बोलना, हाथ खड़े कर दें, क्या पता बोलो गलत हो जाए तो मैं जान जाऊंगा फर्स्ट किसने बोला है। सवाल समझ गए? सवाल में समझा देता हूं। अभी तक हम रिएक्शन से आरओआर लिखते थे, उन्होंने आरओआर दिया है और हमसे कह रहे रिएक्शन बताओ। क्लियर है?
रिएक्शन से आरओआर आप लिखते थे, उन्होंने आरओआर दिया है और आपसे क्या पूछ रहे हैं? रिएक्शन। सोच लोगे? कितने बच्चों ने सोच लिया? रेज योर हैंड। आप नहीं सोच पाए बेटा? एबीसीडी नहीं समझ में आ रही क्या बेटा? इसे बोलते हैं सी, एसिड वाली डिजाइन को सी पढ़ते हैं, और जो ऐसे 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 बना दे थोड़ा अर्धचंद्र के साथ, इसे डी बोलते हैं। क्या दिक्कत है? सी के नीचे 2 लिखा है, मतलब सी की स्टोइशियोमेट्री, डी की स्टोइशियोमेट्री, ए की। ये मुश्किल है क्या यार? और इसके पहले माइनस लगा, इसके पहले माइनस, मतलब ये माइनस वाले कौन है और ये दोनों कौन है? बताओ ना कॉन्फिडेंस से यार, घबरा जाते हो। कितनों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। सोच लिया? एंड आंसर इज 1। अच्छा, बदल गए हैं, नेगेटिव हो गया आपका। खैर 1 तो नहीं होगा, यस और नो? मुझे लगता है मैं ऐसे करूंगा, जिसमें स्टोइशियोमेट्री 1 है इनको तो पहले उड़ाओ, तुम लोग जाओ यहां से, हाँ या ना? किसी काम के नहीं, यस और नो? अब आओ ए और बी में, राइट? राइट। रिएक्टेंट कौन है? और तो डी और बी को रिएक्टेंट होना, यहां ए और बी बोला, अरे तुम भी जाओ, अरे तुम ही बचे, तुम ही सही होगे तो हाँ या ना? गलत होगे तो फिर बोनस ही मिलेगा, यस और नो? फिलहाल क्या इस सवाल में कोई एफर्ट आया? अच्छा, अब इसके और भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, कई बार वो ऐसा लिखता है, कई बार वो डेल्टा लिख देगा, कई बार डी लिख देगा, वो पढ़ना आना चाहिए, राइट? हमने क्या सीखा? रिएक्शन से आरओआर, आरओआर से रिएक्शन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, अगर समझ पाए हैं प्यारे बच्चों तो एक सवाल और लिखिए जरा। इफ फॉर अ रिएक्शन 2a plus b से बना 3c, इफ फॉर अ रिएक्शन 2a plus b से बना 3c माइनस da by dt इज इक्वल टू k1 इंटू ए की पावर 2 एंड माइनस db by dt इज इक्वल टू k2 इंटू ए की पावर 2 एंड dc by dt इज इक्वल टू k3 इंटू ए की पावर 2। ठीक है, अब ये तो हर बच्चा समझ गया माइनस डी बाई डी टी का मतलब क्या है? आर ओ डी ए, ओ ये आर ओ डी ए है, ये आर ओ और ये आर ओ। ठीक है ना भाई? कल को मैं यहां पे से कौवा चिड़िया बना दूं तो क्या घबरा जाओगे? अरे यार कौवा वाला सवाल है, यह डिजाइन ही तो लिखा है, और क्या है? हाँ या ना? नहीं समझ पाए? उन्होंने हमसे पूछा क्या है भाई, है तो आर ओ आर ही ना यार। देन कैलकुलेट, रेशियो ऑफ k1 is to k2 is to k3। आपको k1 k2 k3 का रेशियो बताना है। बेहतरीन। आपको k1 k2 k3 का रेशियो बताना है। आपको k1 k2 k3 का रेशियो बताना है। क्या नाम है बच्चे आपका? आपको k1 k2 k3 का रेशियो बताना है। सर कैसे करें? मोमेंटम लगाएं? क्या लिखें? एक्सप्रेशन ऑफ। अरे यार वो आज जादुई चीज है, लिखो तो सही। आप देखते रहे तो क्या करूं क्या करूं, अरे जो पढ़ा वो करो तो सही। आर ओ डी बी बाई 1 इज इक्वल टू आर ओ ए सी बाई 3, हाँ या ना? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, दिस की फोटो, दिस की फोटो, दिस की फोटो बराबर दिस। अरे हाँ या ना? तो जहां लिखा ये वहां लिख दो ये भाई यार, खत्म। इधर देखो, k1 इंटू ए की पावर 2/2। सर ये कहां गया? समझ गए ना? रिप्लेस कर दिया भाई, रेशियो निकालना है। अब आरओडीबी क्या लिखूं बोलो? k2 इंटू ए की पावर 2। आरओएसी क्या लिखूं? k3 इंटू ए की पावर 2। कुछ कैंसल वैंसल हो रहा है क्या? बी की स्टोइशियोमेट्री 1, सी कितनी है? 3, तो नीचे 3 लिखना पड़ेगा। बोलो डन। वैल्यू पुटिंग का सवाल है यार। यहां कौवा बनाता तो यहां क्या लिख देते? कौवा, चिड़िया, कबूतर। अरे हाँ या ना? उन्होंने ये डिजाइन में, घबरा क्यों रहे आप? तो आर ओ डी आर ओ ए नहीं समझ पा रहे हो क्या? वो लिखो, अब इक्वेट करो। क्या कुछ ए स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आया? k1 बाई बराबर k2 बराबर k3 बाई। क्या आपसे उन्होंने रेशियो पूछा है? बोलो। तो k1 k2 k3 के बीच में रिलेशन आ चुका है। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे ऑप्शन होते हैं। रेशियो पूछा है तो क्या करोगे? किससे मल्टीप्लाई करो? कोई नंबर है? कौन सा? 6। बेहतरीन, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? 6
तो 6/2 3, हाँ या ना? यहां कितना आएगा 6k2, यहां कितना आएगा 2k3। रेशियो लिख दो 3k1:6k2:3, चलेगा? खैर, मुझे समझाना चाहता था कि ऐसी भी एक प्रोफाइल होती है जहां वैल्यू पुट करनी पड़ती है, घबराइए नहीं। अब चलते हैं अपनी सिचुएशन में। अपनी फैक्ट्री थी रोज, यहां तक क्लियर है भाई? क्या आपने सारे सवाल जाके रिवाइज किए हैं? कर लेना प्लीज, ठीक? जितने सवाल कॉपी में है दे ऑल आर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। अपनी फैक्ट्री में 100 किलो अमोनिया बनता था, बनाते थे, बेचते थे, पैसे कमाते, जीवन बढ़िया। अचानक डिमांड कितनी आई थी? 200। अच्छा, आप बड़े डॉक्टर थे, है ना? तो आपकी जो फैक्ट्री थी उसमें अपने इंजीनियर्स को काम पे रख रखा था, लेवल था आपका, है ना? तो आपने उससे कहा एक दिन, अरे यार 100 का 200 हुआ कि नहीं हुआ? बोले सर अभी तो नहीं हो पाया। बोले कुछ करो भाई, 100 का 200 करो। कैसे करे, जाने कैसे? उसने कहा सर अभी तक मैंने जितना पढ़ा, सर इससे तो 100 का 200 नहीं हो रहा। आपने कहा क्यों? सर मैंने आरओआर का एक्सप्रेशन लिखना तो सीख लिया। कहानी में घुसो बेटा, वरना आप समझ नहीं पाओगे बंदर ने टोपी क्यों उतारी। ऐसा होता है ना कई बार, कहानी जब चलती रहती है तो अंत में बोलते अरे बंदर ने टोपी उतारी। तो जिसने नहीं सुना क्यों उतारी? तो वही वाली बात है, आपको सुनना पड़ेगा मैं क्या कह रहा हूं, राइट? वरना समझ नहीं पाओगे क्या चल रहा है। तो अब हुआ क्या कि 100 का 200 कैसे करें, हाँ या ना? तो आपने अभी तक जितना पढ़ा, आपके कंसेप्ट इस काबिल हो गए हैं कि आप एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर तो लिख लेते हो, एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर तो। लेकिन अभी आपके पास ऐसा कोई हथियार नहीं है कि रफ्तार को बढ़ा दो, रफ्तार को, रफ्तार निकाल सकते हो। एक की रफ्तार पता है तो दूसरे की, लेकिन रफ्तार बढ़ा और घटा, और हमें 100 का 200 करना है, मतलब रफ्तार। तो आपके इंजीनियर ने कहा सर मैंने कुछ नया सीखा है, मैंने कुछ नया। आपने कहा क्या सीखा है? बोले सर एक बड़ी बढ़िया चीज मैंने सीखी है, उसका नाम है सर, उसका नाम है सर लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या नाम है? आपने कहा ये क्या होता है? सर इसे दुनिया में शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लोमा। क्या कहते हैं? आपने कहा ये होता क्या है? उसने कहा सर आओ समझाता हूं, लिखते चलिएगा, कॉपी में लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग लोमा। सिचुएशन कहां आ चुकी है? 100 का 200 कैसे करें, रफ्तार को कैसे बढ़ाएं। तो रफ्तार को कैसे बढ़ाएं उसके लिए एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। देखते हैं इसकी अच्छाई क्या है, इसकी बुराई क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन एक सिंपल से कंसेप्ट पे आधारित है। उसके पहले बार बार मैं एक शब्द बोलूंगा जिसका नाम होगा एक्टिव मास। प्यारे बच्चों, आज के समय में जिसे आप कंसंट्रेशन बोलते हैं, पुराने समय में उसे क्या बोलते थे? ये वही वाली बात है कि आज के समय में सब लोग पानी पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुराने समय में लोग जल बोलते थे, हमें जल दे दो, हाँ या ना? तो जल और पानी तो एक ही चीज है ना यार। अरे ऐसा पानी नहीं बोलते, पानी बोलते, हाँ या ना? तो है तो एक ही चीज, राइट? अब इमेजिन करते हैं कि आपके घर में मेहमान आए। कौन आए? उन्होंने आते आपसे कहा भैया हमें अम्बू दे दो। क्या दे दो? अब जिसने हिंदी पढ़ा उसे पता है कि वो भी जल है, हाँ या ना? लेकिन पर्यायवाची ना पता तो क्या कहोगे, हैं क्या दे दे? यस और नो? नहीं पता होने पे शब्द वही होता है कि वही वाली बात है कि आपको जब मैं एक्टिव मास कहूंगा, एक्टिव कुछ बढ़िया चीज है, कोई बढ़िया चीज नहीं, कंसंट्रेशन है। सर ये क्या होता है कंसंट्रेशन? आप कोई बोले जल क्या होता है तो और समस्या है, दिखाना पड़ेगा बेट, ये वाला पी के देखो, वही वाली बात है, हाँ या ना? कि भाई अगर कभी जल नहीं देखा है तो कैसे समझना तो पड़ेगा ना यार। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कंसंट्रेशन, क्या कहता हूं? तो कंसंट्रेशन का सिंपल सा क्या मतलब है? एन बाई वी। मतलब जो एक्टिव मास है वो भी क्या है? एन बाई वी। बस इतना फर्क है, पुराने समय में एक्टिव मास कहते थे, आज के जमाने में लोग क्या बोलते हैं, जिस पे डिटेल बात हम इक्विलिब्रियम में करेंगे। अब सवाल ये नहीं, सवाल क्या है सुनिएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है दुनिया वालों, रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता। क्या कहता है? ना तो जाने की रफ्तार होती, ना तो आने की, ना तो रिएक्शन की। इस पूरी कहानी का सूत्रधार कौन है? जन्म कहां से हुआ? रफ्तार, ये वो फलाना ढिमकाना कहां से आया? उसने कहा एक बात तो पक्की है कि अगर किसी रिएक्शन की रफ्तार है ROR, अगर किसी रिएक्शन की रफ्तार है, वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना यार। तो वो लॉ कहता है कि किसी भी रिएक्शन की जो रफ्तार होती है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। उस जमाने में एक्टिव मास बोलते थे, तो उसने कहा कि किसी भी रिएक्शन की जो रफ्तार है वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे डिपेंड करता है। इमेजिन करते हैं अब हमारे रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है, एक का नाम है ए और एक का नाम है, कितने रिएक्टेंट है? अपनी अमोनिया की फैक्ट्री में कितने थे? एक का नाम था, अमोनिया की फैक्ट्री में एक का नाम था, आधों ने फैक्ट्री नहीं खोली अभी तक। एक का नाम क्या था? नाइट्रोजन। और एक का, अरे हाँ या ना? यहां पे भी दो हैं, यस और नो? क्या बिना हाइड्रोजन के अमोनिया बन जाएगा? क्या बिना नाइट्रोजन के बन जाएगा?
तो अमोनिया ये बना रहा कि ये, तो पी को ये बना रहा कि ये, तो रिएक्शन की रफ्तार इस पे की इस पे, यानी आप ये मानते हो किसी भी रिएक्शन की रफ्तार, यार का मतलब रिएक्टेंट, इसका मतलब है आर ओ। अब आर ओ आर लिखने में जोर आता तो हमने लिखा, बोलो चलेगा। उस रिएक्शन की जो रफ्तार है क्या वो ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्या वो बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? क्योंकि रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता, जाने की रफ्तार आने की रफ्तार, ये कहानी भी ना होती। बोलो हाँ या ना। लॉ ऑफ मास एक्शन लोमा कहता है हाँ ये सच है। क्या कहता है? कि किसी भी रिएक्शन की रफ्तार रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे तो डिपेंड करेगा। एक होता है डिपेंड करना, एक होता है कितना, कैसे डिपेंड करना। अगर मैं आपसे कहता हूं x प्रोपोर्शनल टू y है, मैं आपसे कहता हूं x प्रोपोर्शनल टू x प्रोपोर्शनल टू, और मैं आपसे कहता हूं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, दोनों में अंतर है। जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दूंगा, प्रोपोर्शनल समझते हो ना, इसको क्या बोलते हैं? जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दूंगा इसका मतलब इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, मतलब इसे करोगे 2 गुना तो ये भी होगा 2 गुना, इसे करोगे 3 गुना तो ये भी होगा 3 गुना, इसे करोगे 4 गुना तो ये भी होगा। लेकिन मैं कह देता हूं प्रोपोर्शनल है। क्या कहता हूं? तो उसका मतलब है बस डिपेंड कर रहा, डिपेंड कैसे कर रहा है ये भी जानना पड़ेगा। क्या पता x प्रोपोर्शनल टू y है मगर y की पावर 2 है। बोलो भाई, अगर इसे करोगे दुगुना तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, यानी इसे करोगे दुगना तो ये होगा। डन। हम ये तो जान गए कि रिएक्शन की रफ्तार रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन अब ये भी जानना था कैसे करेगा। तो लोमा कहता है किसी भी रिएक्शन की जो रफ्तार होती है उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। अरे हेलो, ये वही वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों कि मैं आपसे कहता हूं ए प्रोपोर्शनल टू बी है, ए प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो क्या आप कह दोगे ए प्रोपोर्शनल टू बी एक्स है? ये नहीं कह सकते? बोलो बेटा, ये कह सकते कि नहीं कह सकते? कंफर्म? अरे हाँ या ना कि वो लालू और श्याम की कहानी सुनानी पड़ेगी तो समझोगे आप। सिंपल सी बात है यार, यस और नो। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे कहता हूं आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए, आर प्रपोर्शनल बी की पावर बी, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए इनटू बी की पावर बी। बोलो डन। आपका इंजीनियर भागे भागे आए, बोले सर क्या बोला? मैंने कुछ नया सीखा। आपने कहा क्या? बोले सर लोमा सीखा है। क्या सीखा मैंने? आपने कहा ये क्या होता है? सर हमारी जो अमोनिया की फैक्ट्री है, आओ उसमें लगाएं लोमा। क्या लगाएं? तो आपने अपनी अमोनिया की फैक्ट्री में लोमा लगाया, इसका आर ओ आर लिख के बताया, N2 की पावर 1 इंटू H2 की पावर, यही लिखोगे। ये मुझसे क्या कहता है? ये मुझसे ये कहता है इसे कर दो दुगुना तो ये भी होगा। ये कैसे जान गए आप सर? पावर 1 आया ना? पावर 1 का मतलब क्या है? समझ पा रहे हो ना? दुगुना किया तो, इसको दुगुना किया तो आपको 100 का क्या करना था? 800 की 200, कितना करना था? मतलब कितने गुना? 100 का 200 कितने गुना? और सोच के बोलते हैं आप लोग, फटाफट बोला करिए ना हाँ या ना। 100 का 200 कंफर्म? तो आपके इंजीनियर ने कहा सर बाजार से नाइट्रोजन मंगवाओ। बोले क्यों? सर नाइट्रोजन दुगना करोगे तो रफ्तार दुगना होगी, रफ्तार दुगना होगी तो अमोनिया भी दुगना बनने। पहले तो आप थोड़ा कतराए, पैसे नहीं खर्च करूंगा। बोले सर खर्च करो सर, काम हो जाएगा। हाँ या ना? ऐसा होता है ना, कई बार मनाए तो हो जाता है। हमने कहा ठीक है चल मंगा लेता हूं। आपने, अच्छा आपकी दुकान थी कि फैक्ट्री थी? फैक्ट्री तो बड़ा बड़ा काम होगा। हाँ या ना? अरे यस और नो? आपकी फैक्ट्री में बड़े बड़े नाइट्रोजन के चैम्बर थे, बड़े बड़े हाइड्रोजन के चैम्बर थे, बड़े बड़े अमोनिया के चैम्बर थे। अरे मान लो ये नाइट्रोजन का चैम्बर है, हाइड्रोजन है, अमोनिया, मान लो बड़ा लग रहा, नहीं लग रहा? यही बड़ा लग रहा, सोचो फैक्ट्री में कितना बड़ा। हाँ या ना? अरे यस और नो? अब ये काहे का चैम्बर है, और ये काहे का, और ये काहे का? तो आपके इंजीनियर ने कहा सर नाइट्रोजन दुगना कर दो। क्या दुगना कर दो? फोर्स की मोमेंटम। नाइट्रोजन का क्या? कंसंट्रेशन। क्या कंसंट्रेशन का, यही लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आपको याद है? एन बाई, कंसंट्रेशन बढ़ाना है घटाना है? तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मोल को, वॉल्यूम को। अब आपकी फैक्ट्री है तो ऐसा थोड़ी कि बर्तन है पिचकाते रहो ऐसे। अरे प्रेशर कुकर थोड़ी, अरे यस और नो? तो वॉल्यूम घटाना तो पॉसिबल। चलो वो भी आपने सिस्टम लगा दिया, बड़े बहुत बड़े डॉक्टर थे आप, तो पैसा था तो आपने कहा सर मेरे पास पिचकाने वाली फैक्ट्री है, मान लो। अरे पर पैसा तो खर्च होगा ना यार। अभी आपने वो काम नहीं किया, अभी आपने क्या कहा सर मोल बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? तो आपने बाजार से क्या मंगाया? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन को कर दिया 2 गुना। क्या किया? क्या किया? तो एज पर लोमा जैसे ही नाइट्रोजन दुगना करोगे क्या रफ्तार को दोगुना हो जाना चाहिए था?
बोलो ना। आपने नाइट्रोजन के चैम्बर में नाइट्रोजन दबा के भर दिया, लेकिन जैसे अमोनिया देखे तो पता चला जैसा बन रहा था वैसे ही बना, जैसा बन रहा था, रत्ती भर का फर्क नहीं आया। आपने फोन घुमाया, अरे ये क्या करवा दिया तूने यार, सारा पैसा भी खर्च करवा दिया, अमोनिया भी नहीं बना, हाँ या ना। उसने बोला सर लोमा तो मैंने पढ़ा था। अब वो परेशान, अब करे तो करे क्या, भागे भागे मेरे पास आया, बोले सर, क्या बोला, सर ये लोमा काम क्यों नहीं कर रहा, ये लोमा काम क्यों। मैंने कहा बेटा आपने जो लोमा पढ़ा है आपने आधा पढ़ा, पूरा तो पढ़ा ही नहीं, बीच में छोड़ के चले गए थे। अरे हाँ या ना, पूरा तो सुन लेते, यस और नो। तो आपने कहा, आपसे मेरा मतलब इंजीनियर ने कहा कि सर ये कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा ये जो लोमा होता है हर जगह नहीं लगाया जाता है। अच्छा, हर जगह, तो सर ये भी तो बताओ कहां लगाए और कहां। अभी वो नहीं बता सकता, उसको मैं 2 लेक्चर के बाद बताऊंगा। अभी इतना मान लो, यू कैन नॉट अप्लाई लोमा इन ईच एंड एवरी रिएक्शन, देयर आर सर्टेन कंडीशन, देयर आर सर्टेन टर्म, कुछ शर्त है, कुछ नियम है, चलेगा। मतलब लोमा ऐसा है कि कई बार काम कर जाता है, कई बार काम नहीं कर पाता। जैसे वो टीवी में नहीं आता डिस्क्लेमर, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध मिल गया तो समझ जाना कोइंसिडेंस है, हाँ या ना। तो लोमा का काम वही है कि हो सकता है रिएक्शन में चल जाए, हो सकता है रिएक्शन में चल जाए तो कहना वाह क्या इत्तेफाक है, और ना चले तो हाँ या ना। इसीलिए कहा जाता है लोमा एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, किताबी कंसेप्ट है, कागजी कंसेप्ट है, ये थ्योरी है, इसका रियल लाइफ से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो कॉपी में पहले लिखिएगा एक लाइन, एक्टिव मास लिख लिया था क्या, लिखना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इधर देखना, जब बोलूंगा देखना, एक बार पहले देखना फिर लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन, समझ गए ना, ये रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है कि आर ओ आर। अब केवल क्या लिख दूंगा, आर, तो आर का मतलब समझ जाना आर ओ आर, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन, अब लिखो रेट ऑफ रिएक्शन। इसी, ये जो आपके सामने मैथ लिखा है ना, इसी को मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बेटा यहां प्लस लिखा है कि माइनस, मल्टीप्लाई को और क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अरे हाँ या ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर, इसे बोलते हैं रेज टू पावर, रेज्ड टू पावर, पावर चढ़ा दिया, पावर लगा दिया, रेज टू पावर, पहली बार सुन रहे हो क्या इंग्लिश, रेज टू पावर देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। शुरू में नहीं लिखे तो बीच में कैसे लिखोगे, देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। टोकूंगा, आपके बैच में फिर भी बहुत नए बच्चे हैं, हमारे जो और बैच आते हैं जहां केवल फिजिक्स केमिस्ट्री वाला भी होता है, जहां बच्चों का तीसरा चौथा ड्रॉप होता है, जहां उन्होंने बहुत अच्छा किया होता है, थोड़ा सा नंबर से चूके होते हैं, जब वो पढ़ने आते हैं उन्हें भी कहते हैं जब पढ़ना तो नए बच्चे के जैसा ही पढ़ना। अगर आपने दिमाग में सुन के या सोच के बैठे हो कि मुझे आता है, बिलीव मी, हमारी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पता इस चैप्टर 2 सवाल बने, वो किस लाइन से किस कंसेप्ट में पता नहीं चलेगा, वो कब छूट जाएगा आपको हवा नहीं लगेगी। आसान से कठिन की ओर जाते हैं। अब आप सोचो हाँ ये तो मुझे आता है, जब वो मेन जो नहीं आता वो आएगा, उस समय आपका ध्यान कहीं और होगा और चला जाएगा, उसे कंसेप्ट से सवाल बनेगा। नेवर स्टडी थिंकिंग कि मैंने कभी सुना कभी पढ़ा था, ऑलवेज स्टडी इन अ मैनर कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, मैं पहली बार सुन रहा हूं। हाँ आता है तो घर जाके रिवीजन में कम समय लगेगा। भाई एक बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा है उसे 3 बार रिवाइज करना पड़ सकता है, रोज करना पड़ सकता है, बिना रिवीजन काम नहीं चलेगा, ठीक है। हेलो, लेकिन जिसने पढ़ा है पहले नहीं करेगा सीधे सब तो भी काम चलेगा। लेकिन अगर ये सोच लिया उसने, किया था हम नहीं करूंगा, नोट्स 5 बार बनाए, छठवां साल नहीं बनाऊंगा, फिर तो गया। हेलो, अगर किसी के इस बार मान लो 500 नंबर आए, वो सोचे कि मुझे 100 नंबर और चाहिए तो मेरा हो जाए, 100 नंबर का खेल नहीं है, फिर से जीरो से खेल है। समझ पा रहे हो। द कंक्लूजन इज प्लीज उस बच्चे के जैसा पढ़ो
जिसे कुछ नहीं आता सब सीखना चाहता, आता है तो रिवीजन में कम चलेगा, सिंपल चलेगा। प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर लिखो, एक एक बात को सुनो, बारीकियों को सुनो, तब तो अच्छे बच्चे बनोगे यार। लिख लिया होगा सबने? क्या लिख रहे थे? रेस टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा नीचे, लोमा कैन नॉट बी अप्लाइड इन ईच एंड एवरी रिएक्शन। लोमा कैन नॉट बी अप्लाइड इन ईच एंड एवरी रिएक्शन। आप लोमा को सभी रिएक्शन में नहीं लगा सकते, इन ईच एंड एवरी रिएक्शन। लोमा कैन नॉट बी अप्लाइड इन ईच एंड एवरी रिएक्शन। लोमा इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और आप जानते हैं जो थ्योरी है वो फेल भी हो सकती है, उसकी लिमिटेशन होती है। न्यूटन लॉ है, न्यूटन थ्योरी नहीं है, बिग बैंग थ्योरी है। नाम सुना होगा, ऐसा आप लोग बचपन में सुने होंगे, बिग बैंग थ्योरी जो यूनिवर्स को समझाती है, वो आज भी थ्योरी हो, कोई लॉ नहीं है। न्यूटन थ्योरी, न्यूटन लॉ है। जो लॉ है वो प्रमाणित हो चुका है, वो प्रूफ हो चुका है, ये थ्योरी है, राइट? तो गलत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। और क्योंकि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसीलिए इससे हमेशा सही आंसर मिले कोई जरूरी नहीं है। मैं तो बताना चाहता था दुनिया में ऐसा भी कुछ है जो अपने काम का नहीं है। अब अपने काम का क्या? आपने फिर फोन घुमाया, अरे यार तुझे नहीं पता था तो मेरा नाइट्रोजन का पैसे क्यों खर्च कराया? हाँ या ना? बोले सर कुछ मैं नया सीख के आया हूं। वो फिर कुछ नया सीख के आया। बोले अब क्या सीखा? उसने कहा सर अपन ने जो लिखा ना सर, एक गड़बड़ हो गई, अपन ने सीधे देख के लिख दिया। अपने को करना था एक्सपेरिमेंट। क्या करना था? और अब एक्सपेरिमेंट करके जो आप नया तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, उसका नाम लिखा जाएगा रेट लॉ। क्या बोलेंगे? कॉपी में डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग रेट लॉ। रेट लॉ। व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट? कल भी हम आर ही लिखते थे, लोमा में भी आर ही लिख रहे हैं, और रेट लॉ में भी आर ही। आर रिएक्शन की रफ, इसे हम कभी बोलते हैं रेट लॉ, तो कभी बोलते हैं रेट इक्वेशन। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है? एक लाइन लिखना, इट इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट। इट इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट, ये एक मैथमेटिकल तरीका है। इट इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट टू राइट आर। It is a mathematical concept to write ROR with the help of practicals and experiment. With the help of practicals and experiment. ये आरवार लिखने का एक प्रैक्टिकल तरीका है, एक्सपेरिमेंट तरीका है, इसीलिए कई बार कहा जाता है रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटल है सर? हाँ, तो सर ये भी तो बताओ ना एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? एक्सपेरिमेंट, अरे हाँ या ना? फिर से चलते अपनी अमोनिया की फैक्ट्री में आ जाओ। अभी जो हमने अमोनिया की फैक्ट्री में रेट लॉ लिखा था, क्या वो रिएक्शन को सीधे देख के लिखा था? बोलो भाई, जो हमारी फैक्ट्री में काम। अब हमने एक नया तरीका बनाया, अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट। क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं सुनिएगा। अब इमेजिन करो यहां अपनी फैक्ट्री मान लो, यह है नाइट्रोजन का चैम्बर मान लो, यह हाइड्रोजन चैम्बर मान लो, यह है अमोनिया मान लो। मान लिया? वहां कौन था? फिर कौन था? फिर कौन था? नाइट्रोजन में आपने कुछ कुछ किया। अरे मान लो अमोनिया में कुछ ना हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि नाइट्रोजन में कुछ कुछ होने से यहां कुछ कुछ नहीं होता। अरे सिंपल सी बात है यार, आपने नाइट्रोजन में कुछ कुछ, अमोनिया में कुछ कुछ, इसका क्या मतलब है? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला। मान लो नाइट्रोजन को दुगना किया, मान लो, और अमोनिया भी दुगना हो गया, मान लो। केस वन कुछ नहीं हुआ, और भी तो केस है ना बेटा, मान रहे हैं ना यार? ऐसे थोड़ी वो पहला वाला सर, फिर अरे वो पहला वाला केस था भाई, दूसरे केस में आ जाओ, हाँ या ना? हमने नाइट्रोजन दुगना किया मान लो, और नाइट्रोजन दुगना करते अमोनिया दुगना हो गया। दुगुना दुगुना दुगुना, तो पहली सीख अरे डिपेंड करता है, और दूसरी सीख पावर 1 है कि पावर 2 है, प्रोपोर्शनलिटी की पावर 1 है कि पावर 2 है। अरे रेट तो नाइट्रोजन पे डिपेंड कर रहा है ना भाई, कैसे कर रहा वही तो पता कर रहा हूं, और कैसे पता कर रहा हूं? एक्सपेरिमेंट करके। हमने नाइट्रोजन किया दोगुना, कितना किया? कैसे करो दोगुना? 100 मोल थे, 100 मोल और मिला तो 200 हो गए। हो गया ना दोगुना?
और ये दुगुना होते ही ये भी हो गया दुगुना, ये भी हो गया। तो मैं जमाने क्या बताऊंगा, अरे उस रिएक्शन की जो रफ्तार है वो नाइट्रोजन की पावर 1 पे डिपेंड। बोलो डन। नहीं समझे? पक्का? अब आपने किया एक्सपेरिमेंट, क्या किया? अब एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ वो देखिएगा। तो आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, शुरू करें। एक बार नाइट्रोजन के चैम्बर में किया, कंसंट्रेशन किया, 3 गुना कर लो, 4 गुना कर, अरे 4.25 कर लो। नहीं समझे? जितनी गणित आती है उतना कर लो, मुझे सिंपल आती है, 2 गुना कर रहा हूं। 2 के बाद नहीं आता 3 मुझे चलेगा। मैंने कितना किया? अब 2 गुना किया तो मैंने आके अमोनिया वाले चैम्बर में देखा, पता चला अमोनिया में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पावर 1 लगाऊं कि पावर 2 लगाऊं कि पावर 0, यानी नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन के बदलने से रफ्तार में कोई फर्क पड़ने वाला। ये मैंने अपने मन से लिखा कि सपने में आया कि एक्सपेरिमेंट से लिखा? ऐसा ही एक्सपेरिमेंट मैंने हाइड्रोजन में किया। कहां किया? हाइड्रोजन किया, 2 गुना कर दो, 2 गुना। मान लो इसके 300 मोल थे, मान लो मैंने कर दिया 600, मान लो। जैसे हाइड्रोजन को दुगना किया, भागे भागे अमोनिया में आए तो पता चला अमोनिया दुगना। इसका ये मतलब है कि हाइड्रोजन की पावर 1। अरे बोलो, ये 1 मैंने मेरे मन से लगाया, मुझे सपने में आया, किसी ने बताया, तुक्का लगाया, बोलो कैसे आया? तो मैं अब इसको इसको जोड़ के सीधे लिख दूं, R प्रोपोर्शनल टू N2 की पावर 0 इंटू H2 की पावर 1। ये जो मैंने लिखा है इसी का नाम है रेट। क्या नाम है? क्या नाम है? ये मैंने मन से लिखा, एक्सपेरिमेंट से लिखा। ये जो एक्सपेरिमेंट लिखने का तरीका है इसी का नाम है रेट लॉ। नाइट्रोजन की पावर क्या है? यानी नाइट्रोजन कुछ भी कर लो, रफ्तार में फर्क पड़ने वाला। तो आपके इंजीनियर ने कहा सर, क्या बोला? सर मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला हाइड्रोजन की पावर 1 है सर, नाइट्रोजन गलत मंगवा लिया, तब हाइड्रोजन मंगवाओ। आपने कहा एक नया पैसा खर्च नहीं करूंगा। क्या बोला आपने? एक नया पैसा खर्च? जितना है उतने में ही 100 का 200 करके बताओ, नहीं तो नौकरी से जाओ। जितना है उतने में ही 100 का 200। ये रोज रोज नई चीज सीख के नहीं आओ, कभी ये मंगाओ कभी वो मंगाओ, ये चलने वाला। जितना है उतना ही, उतने में ही रफ्तार बढ़ा के बताओ, राइट? अब हमारे सामने एक नया कंसेप्ट आ चुका है जिसका क्या नाम है? रेट लॉ। हम कैसे लिखते हैं, मन से कि एक्सपेरिमेंट से? मान लो, क्या बोला मैंने? मेरे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस से बना, अरे प्रोडक्ट हाँ या ना? क्या मैं इसका रेट लॉ लिख पाऊंगा? कैसे देखना, आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर, क्या ए लिखूं, बी लिखूं, क ख ग घ अंग, क्या लिखूं? मतलब आप ये मानते हो कि इसकी जो पावर है हमेशा इसके बराबर होगी? तो नाइट्रोजन 0 कैसे आ गया फिर? तो जरूरी तो ए लिख दोगे, दुनिया क्या मानेगी, सर हमेशा ए लिखते थे मतलब यही आएगा। लेकिन ऐसा होना, क ख ग घ अंग लिख दूं। अब क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना तो मैं यहां एक्स लिख दूं, चलेगा? ये मेरे सपने में आया, किसी ने बताया। और मैं लिख दूं बी की पावर वाई, बोलो चलेगा? ये जो एक्स और वाई है, क्या ये पावर का फील आपको आया है? अगर एक्स होता 1, इसका क्या मतलब? 2 गुना, तो 2 गुना। पावर है 0 तो 2 गुना, तो कोई 0 नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला। इज दिस क्लियर? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखते चले। ये जो आपके सामने है इसी का नाम है रेट लॉ। आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। अब बच्चा ये भी ना सोचे कि एक्स और वाई कभी ए और बी नहीं हो सकता है, और बच्चा ये भी ना सोचे कि हमेशा होगा। हमेशा कहां हुआ था? लोमा में। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं? रेट लॉ। ये आर लिखने का एक नया तरीका है। हेलो, जैसे दवाइयों का तरीका है ना, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, वैसे ही आर लिखने के ही तरीके नहीं हो सकते क्या? एक थ्योरेटिकल तरीका है, एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सपेरिमेंटल है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, सबसे बढ़िया क्या होना चाहिए, सबसे सही क्या होना चाहिए, सबसे रियल क्या होना चाहिए, सबसे प्रैक्टिकल क्या होना चाहिए? एक्सपेरिमेंटल। इसीलिए इसकी वक्त है। डन। अब मुझे बताओ, ये जो एक्स और वाई है क्या ए और बी के बराबर हो सकता है? कसम खा के आए ना, ऊपर से नहीं हो, बराबर नहीं होगा वरना प्रलय आ जाएगी, ऐसा है क्या? बराबर हो सकता है, हाँ या ना? नहीं, कुछ भी हो सकता, वो मेरे बस में। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, एक्स एंड वाई। ये एक्स और वाई है क्या? फोर्स है कि मोमेंटम? पावर। स्टोइकोमेट्रिक पावर नहीं, सिंपल पावर। लिखो एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनैलिटी पावर। एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनैलिटी पावर।
एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनैलिटी पावर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। जानते हैं इन्हीं पावर को केमिस्ट्री की दुनिया में क्या बोला जाता है? ऑर्डर। क्या बोलते हैं? तो कोई बोले ऑर्डर क्या है तो क्या कहना? पावर। अरे ऑर्डर 1 है, पावर 1 है। अरे ऑर्डर 0 है, पावर 0। अरे ऑर्डर 2 है, पावर 2 है। डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। एंड एक्स एंड वाई नोन एज ऑर्डर। एक्स एंड वाई नोन एज ऑर्डर। इन्हीं को बच्चों हम लोग कहते हैं ऑर्डर। एक्स एंड वाई को क्या बोलते हैं? तो ऑर्डर कोई नई बीमारी जिसे पावर कहते थे वही क्या है? ऐसा क्यों नाम रखा? बेटा जिसने रखा उससे पूछो, ठीक? नाम है जान लो। अरे हाँ या ना? हाँ मैं जानता हूं सिंपल पावर ही बोल सकते थे, पर लोगों ने ऑर्डर बोला है तो यार ठीक है, बोलो चलेगा। क्या एक्स और वाई कभी ए और बी के इक्वल हो सकता है? देखो एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी। एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी। पॉइंट बना के लिखते चलना, बढ़िया सजा के सितारा बना के। एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हो भी सकता और ये हमारे वश में नहीं है। एक मिनट, रेट लॉ थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल, तो ऑर्डर थ्योरेटिकल होगा एक्सपेरिमेंटल। ये पावर मेरे मन से आई कि एक्सपेरिमेंट से? तो ये एक्सपेरिमेंटल हुआ कि थ्योरेटिकल? देखो ऑर्डर इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल। ऑर्डर इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल। अब हम एक नियम बना लेंगे, हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, है ना? आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। कख गघ मान लिखेंगे, चलेगा। ए की पावर बी की पावर, यानी एक्स किसकी पावर है? तो इसे बोलूंगा ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ, चलेगा। लिखना नेक्स्ट पॉइंट एक्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। वाई ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वी। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर एक्स और वाई को जोड़ दूं, नंबर को नंबर से जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? वेरी गुड बेटा। तो एक्स और वाई को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? एक नया नंबर, और इस नंबर को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे? आज से रिएक्शन के ऑर्डर को हम एन लिखेंगे। ये मोल नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, याद रखना। ये मोल, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ। इज दिस क्लियर? थोड़ा मुझे आपका फील लिखते चलना। एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। एक सवाल पूछूंगा तो बता दोगे क्या? आपके सामने मैंने लिखा आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर 1 इंटू सी की पावर हाफ। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? बोलो बेटा, व्हाट इज द एन? एन ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज एन? सर कैसे बता दिए? जोड़ दो ना सबको भाई। एन इज इक्वल टू हाफ प्लस 1 प्लस हाफ। हाफ और हाफ 1, 1 और 1 2। ठीक है, ये नहीं कर लोगे? आसान है। एक मिनट, अब जो मैं कहने वाला हूं ध्यान सुनिएगा, पॉइंट बना के लिखते चलना, ठीक है ना? एक मिनट, एक्स किसकी पावर है और वाई? ए की ऑर्डर एक्स, बी का ऑर्डर वाई, दोनों को जोड़ दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डन है। क्या ये पावर जीरो हो सकता है? क्या ये पावर जीरो हो सकता है? क्या ये पावर 1 2 3 4 हो सकता है? क्या ये पावर फ्रैक्शन आधा पौने भी हो सकता है? क्या ये पावर निगेटिव भी हो सकता है? आखिरी बोल रहे नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा कोई नियम है क्या? पावर निगेटिव नहीं आ सकती क्या? लिखो, नेक्स्ट पॉइंट फील कराता हूं, लिखो। एक्स एंड वाई लिखते चलेंगे पॉइंट बना के। एक्स एंड वाई कैन बी जीरो, यस सर। पॉजिटिव, यस सर। फ्रैक्शनल, यस सर। निगेटिव, यस सर। आप सवाल भी करेंगे आगे चल के। एक्स एंड वाई कैन बी कुछ भी। अरे सब बोल दिया तो कुछ भी बोल दूं ना यार। एक्स कुछ भी हो, वाई कुछ भी हो, लेकिन जब एक्स और वाई को जोड़ दोगे जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, यस सर। पॉजिटिव, यस सर।
फ्रैक्शनल, यस सर, बट कैन नॉट बी नेगेटिव। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था, वो कहता है सर, क्या कहता है? सर आखिर ऐसा क्यों? सर आखिर ऐसा, आपने कहा वो कुछ भी हो सकता है, तो फिर निगेटिव क्यों नहीं हो सकता है? कोई रीजन तो होगा। अरे हाँ या ना? मैंने कहा बिल्कुल रीजन है बच्चे। तो सर क्या रीजन है, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, थोड़ा आपको पावर को फील करना पड़ेगा। थोड़ा मैथ की एक बात सिखा दो, फिर कंसेप्ट में आता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं x प्रोपोर्शनल टू y, क्या कहता हूं? इसका मतलब क्या है? इसे करोगे दुगना तो ये भी होगा। बोलो भाई, मैं कहूं x प्रोपोर्शनल y की पावर टू, इसका बोलो दुगना तो करने पे, राइट? हमें जीरो फील आता है? बोलो। हमें वन भी फील, टू भी फील। सोचो, अगर मैं कह दूं r प्रोपोर्शनल टू a की पावर -1, r प्रोपोर्शनल टू a की पावर, r प्रोपोर्शनल a की पावर, इसे मैं कह सकता हूं r प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ये। अच्छा, -1, अच्छा 1 वहां पे पॉजिटिव बना दिया सर ने, ये वाला 1 यहां पे ऐसे लिख दिया ऐसा, और ये वाला माइनस नीचे चिपका दिया। पूछ रहा हूं मैं, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक ठीक। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? और अगर ऐसा लिख सकता, इसका फील क्या है? ये डायरेक्टली एक इनवर्सली। वेरी गुड। बढ़ेगा तो क्या बात है, घटेगा तो पक्का। जब रिएक्शन होती है तो पहली बार तो एक मॉलिक्यूल आया होगा, पहली बार नाइट्रोजन हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल आया होगा। अरे बोलो ना यार। ये क्या कहता है? जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़े वैसे वैसे रफ्तार, यही तो कह रहा है। कहां कह रहा है सर, ये कहां बोल रहा है? सुनाई नहीं दिया मुझे। ये पढ़ पा रहे हो ना मैथ? मैथ को पढ़ना ही तो साइंस को पढ़ना है भाई। इस इक्वेशन को फील कर पा रहे हो ना? क्या जैसे जैसे कंसंट्रेशन वैसे वैसे रफ्तार, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रफ्तार। पहली बार मॉलिक्यूल आया, रफ्तार सबसे कम, ठीक है। अगली बार जब मॉलिक्यूल आएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ गई तो रफ्तार बढ़ेगी घटेगी? अगर निगेटिव होता तो क्या होता, वो सोच रहे हैं अपन। अगर धरती चपटी होती तो क्या होता? नहीं सोच सकते क्या? वही तो, अगर मैंने कहा निगेटिव नहीं हो सकता तो आपने काउंटर किया क्यों नहीं हो सकता, होता तो क्या होता? मैंने कहा देखो क्या होता। अरे हाँ या ना? अगर निगेटिव होता, क्या बोला सर ने? तो कंसंट्रेशन के बढ़ने से रफ्तार घटा, कंसंट्रेशन के बढ़ने से रफ्तार घटा। अरे यस और नो? पहली बार एक मॉलिक्यूल आया होगा, फिर 2 3 4 आया होगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बड़ी होगी वैसे वैसे रफ्तार। जन्म होने के पहले ही जो घटने लग जाएगा, उसका जन्म कैसे हो पाएगा? अरे बीज आपने जमीन में डाला और बीज डालते से ही घटने लग गया, तो क्या कभी पौधा बन पाएगा? शुरू में तो बढ़ना पड़ेगा ना यार। बोलो। अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर निगेटिव होता तो पहली बार से ही उसकी रफ्तार घटी होती, जो पहली बार से ही घटा होता वो कंप्लीट कैसे हुआ होता? इसीलिए ओवरऑल ऑर्डर निगेटिव। हेलो, जीरो हो सकता है, डिपेंड नहीं कर रहा, चलेगा। पावर 1 हो सकता है, चलेगा। पावर 2 हो सकता है, चलेगा, राइट। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि साहब निगेटिव है, तो आप कहो सर निगेटिव होता तो फिर ये कैसे होता? दुनिया में कोई रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट तो बनता है ना यार। अरे हाँ या ना? ऐसा होने वाला नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ओवरऑल ऑर्डर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इज दिस क्लियर? कॉपी में लिखिएगा एक लाइन, बट कैन नॉट बी नेगेटिव। क्योंकि क्योंकि उसे कुछ काम था। क्योंकि अगर ऑर्डर निगेटिव होता, इसी लैंग्वेज में लिखें, क्योंकि अगर ऑर्डर निगेटिव होता, क्योंकि अगर ऑर्डर निगेटिव होता तो वो स्टार्टिंग से ही घटा होता। तो स्टार्टिंग से ही घटा होता और प्रोडक्ट फिर कभी नहीं बना होता। और प्रोडक्ट फिर कभी नहीं बना होता। और प्रोडक्ट फिर कभी नहीं बना। इज दिस क्लियर? सारी बातों की एक बात, किसी के रिस्पेक्ट में निगेटिव हो सकता है, यस,
मगर ओवरऑल ऑर्डर निगेटिव होने वाला। बड़ा प्यारा पॉइंट है, बेहतरीन यार बन सकता है इसमें। फिलहाल प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने जब भी लिखूंगा रेट लॉ, क्या लिखूंगा? सबका ध्यान बोर्ड पे। एक रिएक्शन है मेरे पास एम ए क्या है प्लस बी ए, बी मान लो, हाँ बी सी मान लो, अरे हाँ या ना, एम ए प्लस बी सी बना पी मान लो। कितने बच्चे इसका रेट लॉ लिख सकते हैं? आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एम, मत बोलो ना यार, एक्स बोलो ना। आपको कैसे पता कि स्टोइशियोमेट्री हो भी सकता है? और ए की पावर एक्स इंटू सी की पावर वाई, डन है। ये मत सोचने लग जाना, क्या बोला सर ने, कि रेट लॉ में केवल रिएक्टेंट आता है। आज रिएक्टेंट आ रहा, आगे भी आएगा, लेकिन जैसे जैसे अपन हायर क्लास में पढ़ते हैं तो कई बार प्रोडक्ट भी आता है, कई बार कैटलिस्ट भी आता है। लेकिन अभी जब हम करेंगे सवाल तो मोस्टली हमेशा कहां लिखेंगे? रिएक्टेंट। तो आप इसकी गलत फहमी मत मान लेना कि रेट लॉ में केवल रिएक्टेंट आता है। बेहतरीन सवाल बनता है, रेट लॉ में वो आता है जो रेट को डिसाइड करता है। अगर आप कहते हैं अमोनिया की फैक्ट्री में N2 + 3H2 से बना 2NH3, अगर आप कहते हैं इसका रेट लॉ है R प्रोपोर्शनल टू N2 की पावर 0 इंटू H2 की पावर 1, तो आप दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि उस रिएक्शन की रफ्तार नाइट्रोजन पर डिपेंड नहीं करती मगर हाइड्रोजन पर डिपेंड। रेट लॉ में वो आते हैं जो रफ्तार को कंट्रोल करते हैं। डन। हमेशा रिएक्टेंट आएगा, ऐसा कोई नियम। प्रोडक्ट भी आ, कैटलिस्ट भी आ, जो अपने एनसीईआरटी में नहीं है, जो अपने एनसीईआरटी में सवाल नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ट्रिपल स्टार 5 स्टार बना के, इन द रेट लॉ, इन द रेट लॉ, इन द रेट लॉ sometimes product, sometimes product and sometimes catalyst, sometimes product and sometimes catalyst also appear, sometimes product and sometimes catalyst also appear। कई बार प्रोडक्ट भी आ सकता है और कई बार कैटलिस्ट भी आ। ये मत सोचना कि हमेशा केवल कौन आएगा? रिएक्टेंट। हाँ, लेकिन हम हमेशा क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट। उन्होंने एक रिएक्शन दी है एक्चुअली एनसीईआरटी में, तो ये है कि कंसेप्ट बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा उसका कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया है, राइट। कैटलिस्ट भी आ सकता है और प्रोडक्ट भी। प्यारे बच्चों, एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, देखता हूं कितनों से बन जाता है। मैंने लिखा एक्स प्रोपोर्शनल टू, मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट के लगा दूं, बोलो चलेगा? नहीं चलेगा। मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी, ए प्लस से बना, क्या मैं इसका रेट लॉ लिख पाऊंगा? रेट लॉ, एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर ना बोला, लो मां ना बोला, क्या बोल रहा हूं? रेट, रेट। मैं कह दूं आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर इंटू बी की पावर, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ये वाई लिखा है नई डिजाइन का, चलेगा? इसे मैं कह दूं वाई, बोलो चलेगा? लेकिन जहां कंसंट्रेशन है, क्या मैं वहां पे प्रेशर लिख सकता हूं? ये बताओ। हां, जहां कंसंट्रेशन है वहां प्रेशर भी लिखा जा। अगर कभी प्रेशर लिख दिया तो घबराना नहीं, मान लेना प्रेशर भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, चलेगा? लिखते रहो पॉइंट बना के। तो हमने प्यारे बच्चों प्रोपोर्शनलिटी को हटाया और कांस्टेंट के लगाया। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाते हैं और यहां पे इक्वल का साइन लगाते हैं, इक्वल का साइन लगते ही ये बन जाता है इक्वेशन, और इसे ही कहा जाता है रेट इक्वेशन। ये किसकी इक्वेशन है? रेट। रेट बोले तो रफ, ये रफ्तार की इक्वेशन है। हेलो, फोर्स के फॉर्मूले में मास और एक्सेलरेशन रखोगे तो क्या मिलेगा? फोर्स के फॉर्मूले में मास और एक्सेलरेशन रखोगे तो क्या मिलेगा? तो रेट इक्वेशन के फॉर्मूले में कंसंट्रेशन के लिखोगे तो क्या मिलेगा? ये कौन सा रेट है? रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का? ये है आर ओ, हेलो, लोमा भी था आर ओ आर, ये भी है आर ओ आर। एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर तो था ही आर ओ आर। अभी तक हम एक ही काम कर रहे हैं, आर ओ आर। ठीक है बच्चे, वो मरीज एक बार एलोपैथी की दवाई खाता है, एक बार होम्योपैथी खाता है, एक बार आयुर्वेदिक खा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। वही वाली बात है, हम बार बार क्या पढ़ रहे हैं? आर ओ आर, तरीके बदल रहे हैं, हाँ या ना? एक मिनट, अब बताओ इस पूरी इक्वेशन क्या नाम है? क्या नाम है?
तो इस कांस्टेंट का क्या नाम रखें? न्यूटन कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, राइट? लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। तो ये जो हमारे सामने के है प्यारे बच्चों, इस के को दुनिया में कहा जाता है रेट कांस्टेंट, और इसी रेट कांस्टेंट का दूसरा नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट। लेकिन अगला नाम तो इतना अजीब है कि रिलेट ही नहीं होता है। इसे कहा जाता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। सर, रेट कांस्टेंट है, समझ में आता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, समझ में आता है, सर ये स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्यों कहलाता है? आपने तो उसके नाम से कांस्टेंट ही हटा लिया। अरे हेलो सर, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो होना चाहिए था ना सर, ये तो अजीब सा नाम है, मैं तो सवाल ही गलत कर दूंगा, मैं तो रेट मान लूंगा। अरे हाँ या ना? नहीं समझे। मैं फोर्स को कल को कबूतर बोलूंगा और कहूं कबूतर निकालो, तो क्या आपके सवाल, आप जिसे फोर्स बोल रहे हो उसका क्या नाम रख दिया मैंने? कबूतर। तो क्या सवाल गलत नहीं होने लग जाएंगे, भाषा ही बदल जाएगी? सर ये तो कांस्टेंट है ना सर। अरे बोलो, लेकिन इसके नाम में कहीं कांस्टेंट है क्या? मैं तो सवाल ही गलत कर दूंगा, सर ये ऐसा क्यों नाम रखा? अरे हाँ या ना? जानते हो, ये रिएक्शन रेट नहीं है। क्या बोला सर ने? ये रिएक्शन रेट, ये स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, मतलब स्पेसिफिक कंडीशन वाली रफ्तार। क्या बोला सर ने? स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट। अरे हाँ या ना? अभी मत कहना विशिष्ट मतलब क्या। अरे ये रिएक्शन रेट है कि स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है? यानी स्पेसिफिक कंडीशन वाली रफ। वो कौन सी कंडीशन है सर? जब जब स्पेसिफिक बोला जाएगा, आज से एक नियम बन जाएगा, बाकी सारा पैरामीटर वन होगा। कितना होगा? कितना होगा? आपके मन में आना चाहिए सर वाई स्पेसिफिक। क्या बोला मैंने? वाई। तो इसे ऐसे समझिए, जब कंसंट्रेशन होगा वन, कितना होगा? कितना होगा? वन की पावर वन, वन की पावर टू, वन की पावर टू टू है ना, वन की पावर थ्री, वन की पावर जीरो, वन की पावर जीरो जीरो है ना, वन इंटू वन, वन डिवाइडेड बाई वन, वन प्लस वन, वो टू होता है बेटा, वन नहीं होता है ना। हाँ खैर, वन की पावर कुछ भी हो, कितना होता है? वन। अरे यस और नो? एक बार जरा यहां पे ए को वन लो, लो ना ए को वन। कहां ले? अरे यहां पे पेपर में, हाँ या ना? ए को वन लिया, वन की पावर एक्स, वन की पावर कुछ भी तो वन ना यार, उसे भी वन लो, बी को भी, वन की पावर वाई, और वन इंटू वन, तो क्या बचा? वन नहीं बचा बेटा, आर बराबर के बचा। अरे हाँ या ना? ये हो गया वन, ये हो गया, क्या आर बराबर के बचा? यानी जब ये होगा वन, तो क्या ये होगा? के का नाम क्या है? और रेट कांस्टेंट किसके बराबर है? ये रेट है कि रिएक्शन रेट है? ये हर समय है कि किस विशिष्ट परिस्थिति में? वो कौन सी कंडीशन है? हाँ, जब कंसंट्रेशन वन होगा, उस समय जो भी आर ओ आर होगा वही रेट कांस्टेंट होगा, इसीलिए उसका क्या नाम रखा? इज दिस क्लियर? लिखो वाई स्पेसिफिक, लिखो व्हेन कंसंट्रेशन इज वन, देन आर इक्वल टू के। जब कंसंट्रेशन वन होगा तो आर के होगा, और आज से एक नियम बना लेना, जब जब स्पेसिफिक बोला जाएगा, बाकी सारा पैरामीटर वन माना जाएगा। जब जब स्पेसिफिक बोला जाएगा, बाकी सारा पैरामीटर वन माना जाएगा। खुश रहा करिए आप लोग, अभी घर से आए हैं, अभी से परेशान दिख रहे हैं, अभी तो दिसंबर भी नहीं आया, टेस्ट आ गया। अच्छा, मतलब पढ़े, अच्छा सीख रहे हैं, कुछ नया, एक मुस्कान दिखनी चाहिए, ऐसे थके थके पढ़ते रहते हैं, बाप रे फिर से पढ़ना पड़ेगा, ये तो नहीं सोचते ना आप? सुबह 7 बजे आ गए, पिछले कई सालों से आ रहे हैं बच्चे, कौन सा नया किया आपने इसमें? है? तो कुछ पानी वानी पिया करिए, कुछ खाने का रखा करिए, कुछ खा के भी नहीं आते होंगे? खा के भी आ जाते सुबह सुबह? है? आपकी मेस में नहीं देते? मेस बदल दो, लोग घर बदल देते, आप मेस नहीं बदल पा रहे हो। कैसी बातें कर रहे हो? मेस बदल दीजिए, है ना? समस्या का समाधान ढूंढिए, वहां रुके मत रहिए, नहीं मिलता सुबह सुबह, बंद करिए,
सस्ता है सर लेकिन छोड़ नहीं सकते, तो कहीं बाहर खा लीजिए। सिचुएशन तो होगा ना कुछ, हाँ या ना। फिलहाल खुश रहा करिए, पढ़ाई करिए, है ना। तो प्यारे बच्चों, मैंने कहा इसे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्यों कहते हैं सर? क्योंकि जब कंसंट्रेशन 1 होगा, कितना होगा 1, तो क्या आर बराबर के होगा? अरे बोलो यार। और जब आर बराबर के है, इसका मतलब ये नहीं कि के ही आर है ना, के ही आर है ऐसा नहीं बोला सर ने। सर ने बोला है कि विशिष्ट परिस्थिति में के आर के बराबर। इज दिस क्लियर? पक्का? एक मिनट, आर बराबर के, और इसका एक नाम हो गया स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अच्छा, इसका नाम क्या? रेट कांस्टेंट। तो नाम सुन क्या लग रहा है, ये क्या है? अब सवाल है कि सर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है या किसी चीज पे डिपेंड करता है। आओ मैं आपका कॉमन सेंस चेक करता हूं, चेक करूं। मैं अंग्रेजी की एक लाइन बोलूंगा और उससे 3-4 सवाल पूछूंगा। कैसा लगे अगर आप वो सारे सवाल गलत कर दो? एक लाइन बोलूंगा, बोलूं? लेकिन एट एक्सपर्ट, अच्छा, मैं जो भी बता रहा हूं उसे जो जनरल नॉलेज मान के एक्सेप्ट करना, और उसी एक पॉइंट को अब इस पूरे चैप्टर में समझाने वाला हूं। वो जो पॉइंट है आप देखना, उस वही पूरा चैप्टर कंट्रोल करेगा, लेकिन अभी उसे जो जनरल नॉलेज मान के मान लेना। हेलो, माउंट एवरेस्ट की हाइट है, माउंट एवरेस्ट नाम सुना है? उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,000 8.8 किलोमीटर। कितना ऊंचा है? समझ पा रहे हैं क्या? लगभग 9 किलोमीटर। मैं बताऊंगा तो क्या कहोगे, अरे इतना ऊंचा क्यों है? या क्या कहोगे, अच्छा इतना ऊंचा है? अरे हाँ या ना। जनरल नॉलेज को हम एक्सेप्ट करते हैं ना भाई। तो मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उसे मान लेना, उसमें क्वेश्चन मत करना ऐसा क्यों है, मान लेना ऐसा है, और जो सवाल पूछो बस वो बताना, राइट? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट 7 स्टार 5 स्टार जो बना सकते बना लीजिए। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट is a constant. Rate constant is a constant. Rate constant is a which is constant. Rate constant is a which is for a given reaction. For a given reaction at a constant temperature. For a given reaction at a constant temperature. For a given catalyst. For a given, मेरा सवाल यह है, इस लाइन को अच्छे से पढ़ लो, फील कर लो, और मेरा एक सवाल है। पहला सवाल, रेट कांस्टेंट कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? क्या लिखा था ना, रेट कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कांस्टेंट है, हाँ वो तो है। हेलो, विच इज कांस्टेंट, जो तब तक कांस्टेंट है। फॉर अ गिवन एट अ कांस्टेंट, फॉर अ गिवन। तो बताइए, रेट कांस्टेंट कुल कितनी चीजों पर निर्भर करता है? बोलो, रेट कांस्टेंट कुल कितनी चीजों पर निर्भर करता है? रेट कांस्टेंट कुल कितनी चीजों पर निर्भर करता है? रेट कांस्टेंट कुल कितनी चीजों पर निर्भर करता है? एंड आंसर इज 3। 2 बनाया था, 2 ही नजर आ रहा था ना। अरे हाँ या ना। रिएक्शन बदलोगे तो रेट कांस्टेंट बदल। अरे बोलो यार। टेम्परेचर बदलोगे तो रेट कांस्टेंट बदल। कैटलिस्ट बदलोगे तो रेट कांस्टेंट बदल। मेरा सवाल ये, रेट कांस्टेंट कितने फैक्टर डिपेंड करता है? 3। अभी मान लो ऐसा होता, वही पूरे चैप्टर में समझाऊंगा ऐसा क्यों होता, पूरे चैप्टर में आखिरी लेक्चर तक यही चलेगा। हेलो, अभी बस मान लो कितने फैक्टर है? एक है रिएक्शन, एक है टेम्परेचर, एक है चौथा कोई पैमाना, कंसंट्रेशन के बदलने से रेट कांस्टेंट। हाँ वैसे 3 ही है, 5-6 और है ना। कितने फैक्टर हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो क्या कंसंट्रेशन कहीं लिखा है? क्या प्रेशर कहीं लिखा है? हवा कहीं लिखा है? पानी कहीं लिखा है? आग कहीं लिखा है? बर्तन कहीं लिखा है? कुल कितने फैक्टर हैं? तो कंसंट्रेशन के बदलने से, बोलो ना यार, रेट कांस्टेंट कितने फैक्टर डिपेंड करेगा? नाम बोलो। चौथा कोई पैमाना, कंसंट्रेशन के बदलने से बदलने वाला, प्रेशर के बदलने से बदलने वाला, बर्तन के बदलने से बदलने वाला, हवाओं के फिजाओं से बदलने वाला, और कोई चौथा पैमाना। कितने फैक्टर हैं? रिएक्शन टेम्परेचर, पानी जैसे याद होना। कितने फैक्टर हैं? रिएक्शन क्या बदलने के, क्या बदलने के, क्या बदलने के,
इज दिस क्लियर? सवाल ये थोड़ी था, सवाल क्या पूछूं? रेट कांस्टेंट कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? बोलो ना, सोच के बोल रहे हो। कितने फैक्टर डिपेंड करता है? अब मेरा सवाल क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? अब तो क्यों बोला? अरे वाह, चालाक है फिर तो आप लोग। अगला सवाल, रेट कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर कितने फैक्टर डिपेंड करता है? बच्चा अंधा रट के जाता है, 3 बोलूंगा। कितना बोलूंगा? और एग्जामिनर पूछता है रेट कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, जब उसने रिएक्शन बोल दिया तो कितने फैक्टर हैं? 2। टेम्परेचर बोल दिया तो कितने फैक्टर हैं? 1। तीनों बोल दिया तो फिर तो हाँ या ना? इज दिस क्लियर? लिखना नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता? कंसंट्रेशन के बदलने से, प्रेशर के बदलने से, शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर के बदलने से, ऑर्डर के बदलने से, हवाओं के फिजाओं के बदलने से। रेट कांस्टेंट बदलने वाला नहीं है। चौथा कोई पैमाना नहीं है। केवल कितने फैक्टर हैं? रिएक्शन टेम्परेचर और डन। नीचे लिखना फिर से स्टार बना के, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट टोटल 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, टोटल 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1 रिएक्शन, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 कैटलिस्ट। बोलो डन, बोलो डन। अगर समझ पाए तो क्या कहानी आगे बढ़ाऊं? 1 मिनट, अगर कोई मुझसे पूछे रेट लॉ में क्या लिखते हैं तो क्या बोलोगे? रेट लॉ में क्या लिखते हैं? रेट लॉ में, रेट लॉ किसके लिए लिखते हैं? रेट लॉ से क्या निकालते हैं? आर ओ, अरे बोलो ना यार। रेट लॉ की जो पावर है क्या वही ऑर्डर है? वो ऑर्डर अपने मन से एक एक्सपेरिमेंट से, क्या एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी, 0 पॉजिटिव फ्रैक्शन हो मगर निगेटिव होने वाला। क्या रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है? क्या 3 फैक्टर डिपेंड करता है? चौथा कोई पैमाना? बोलो ना यार। क्या रेट कांस्टेंट दूसरा नाम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट याद रहेगा? सबका ध्यान बोर्ड पे आइए जरा। मेरे पास एक रिएक्शन है ए क्या है? से बना प्रोडक्ट। अरे मान लो, मान लिया। कितने बच्चे इसका रेट लॉ लिख लेंगे? लिखो रेट लॉ, रेट इक्वेशन लिखो। लिखो मतलब बोलो। हाँ बोलो जरा, कॉपी में गलत हो गया तो। आर बराबर इंटू ए की पावर, ए की पावर। क्या ये ए नहीं हो सकता? हो ही नहीं सकता है ना, आकाश में लिखा था ना नहीं हो सकता। क्या ये ए नहीं हो सकता? क्या ये बी नहीं हो सकता? क्या ये कुछ भी हो सकता है? ये अपने बस में, इसके लिए मुझे एक्सपेरिमेंट करना, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। इट कैन बी एनीथिंग। इज दिस क्लियर? सवाल ये थोड़ी है ये क्या लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है? भूल गया सर ये क्या था। आर ओ आर, सर ये क्या होता है? रेट ऑफ, ये क्या होता है? रिएक्शन की रफ्तार। अरे हाँ या ना? अच्छा ये बताओ रफ्तार की यूनिट क्या होती है? रफ्तार की यूनिट कब पढ़ाई आपने? याद है क्या? मोल पर लीटर। अरे हाँ या ना? ये जो रेट है इसे मैं कह दूं डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, बोलो चलेगा? इसे मैं कह दूं के इंटू, अच्छा ये क्या लिखा है, ये क्या है? इसे कह दूं सी, अच्छा ये एक्स है और अकेला एक ही है तो यही एक्स है, यही ऑर्डर है भाई, और तो कोई है ही नहीं ना। इसे एन कह दूं चलेगा? क्या ये सी है? क्या सी का मतलब कंसंट्रेशन है? अरे बोलो भाई, क्या कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर है? इसे ऐसा कह दो, बोलो चलेगा? ये क्या लिखा आपके सामने, और यहां पे भी क्या लिखा है? ऐसा करता हूं, मुझे यूनिट से मतलब है तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं कंसंट्रेशन, यहां पे भी लिख देता हूं कंसंट्रेशन, और के की यूनिट निकाल रहा हूं तो के की यूनिट होगा सी की पावर 1 अपॉन सी की पावर एन इंटू टी। अरे यूनिट लिख रहा हूं भाई, यूनिट, यूनिट से मतलब बस मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। पूरा लिखूंगा तो लिखना ज्यादा पड़ेगा ना। अरे इतना लिख दो चलेगा? 1 मिनट, क्या ये एन ऊपर जाएगा क्या बनेगा? माइनस,
क्या कोई मुझे यूनिट का जनरल फॉर्मूला बता पाएगा? तो मुझे लगता है के की यूनिट का जो जनरल फॉर्मूला है वो हो जाएगा सी की पावर 1 माइनस एन इंटू टी माइनस 1। बोलो डन। ये काय का फॉर्मूला है? क्या निकालने का? के की। हेलो, एक बार इसको देख लो फिर लिखना। आना जरा, ये क्या लिखा? सी की पावर, अभी नया है, पूरे चैप्टर में ऐसे फॉर्मूले आते रहते, याद हो जाएगा बार बार। 1 माइनस एन आ जाए, याद हो जाएगा। सी की पावर इंटू टी। डन। अगर प्रेशर होता तो क्या होता? प्रेशर होता तो कंसंट्रेशन होता। नहीं, कन्वर्ट नहीं कर। मान लो मैंने यहां लिखा प्रेशर, यहां लिखा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यहां प्रेशर लिखा। यूनिट बताओ ना, यूनिट पूछ रहा हूं मैं, कन्वर्ट नहीं करना, यूनिट। हाँ सिंपल। तो क्या कह देते सर, अगर प्रेशर होता तो एटीएम की पावर 1 माइनस इंटू टी। टी का मतलब चलेगा। ताजा ताजा एग्जांपल देता हूं, फिर इसके बाद लिख लेना। इस पूरे चैप्टर में हमें एज पर न्यू सिलेबस दो ही ऑर्डर को ढंग से पढ़ना है, एक है जीरो ऑर्डर और एक है, लेकिन हम लोग तीन ऑर्डर पढ़ते हैं। हमेशा पढ़ते हैं एक जीरो ऑर्डर, हमेशा पढ़ते हैं एक फर्स्ट ऑर्डर, और हमेशा मैं आपसे डिस्कशन करूंगा सेकंड ऑर्डर। तो टोटल कितने ऑर्डर हमें सीखने हैं? अगर जीरो ऑर्डर, बेटा सुनना बेटा, थकना नहीं बेटा, अगर जीरो ऑर्डर है तो बोलो एन की वैल्यू, गहरी सांस लेते रहिए, एन की वैल्यू जीरो, अरे हाँ या ना। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो एन की वैल्यू, अगर सेकंड ऑर्डर है एन की वैल्यू। डन है। मैं आपसे रेट कांस्टेंट यूनिट पूछ रहा हूं, आप यकीन नहीं करोगे, जब हम सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक हमें ऑर्डर नहीं पता होगा तब तक फॉर्मूला लगा ही ना पाएंगे। और ऑर्डर पता करने के कई तरीकों में से एक तरीका होगा रेट कांस्टेंट की यूनिट। आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। सीधे रेट का यूनिट देखते ऑर्डर पहचानो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। इज दिस क्लियर? तो मैं आपके सामने तीन ऑर्डर की चर्चा कर रहा हूं, एक है जीरो, एक है फर्स्ट और एक है सेकंड। जीरो के लिए एन की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। क्या हम सबको रेट कांस्टेंट की यूनिट का जनरल फॉर्मूला याद हो जाएगा? सी की पावर 1 माइनस एन टी इनवर्स। लिखेगा कोई नहीं, सी की पावर 1 माइनस एन चलेगा। अगर जीरो ऑर्डर है तो यहां क्या लिखोगे एन की वैल्यू? 1 माइनस जीरो, 1 माइनस जीरो, यानी सी की पावर 1 इंटू टी इनवर्स, यानी रेट कांस्टेंट यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। एग्री और नॉट? रेट की यूनिट क्या थी? रेट की यूनिट, रेट की यूनिट, रेट की यूनिट। सवाल पूछता है वो कौन सा ऑर्डर है जिसके रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट की यूनिट के बराबर है? जीरो ऑर्डर। लेकिन अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर होता तो क्या एन की वैल्यू 1 होती? क्या 1 माइनस 1 जीरो होता? क्या 1 माइनस 1 जीरो होता? इसे मैं क्या लिखता मेरे प्यारे? सी की पावर जीरो, यानी नहीं है, यानी इसे मैं कहता टी इनवर्स, यानी सेकंड इनवर्स। आया ना? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी नाम सुना है? फ्रीक्वेंसी क्या यूनिट होती है? पर सेकेंड। अरे लाला वही तो हर्ट्ज होता है। अरे हाँ या ना? एक बार तो हद ही हो गई, सवाल आया दिस के दिया था इतना इतना हर्ट्ज, बच्चे ने कहा फिजिक्स कहां से आ गई? अरे भाई साहब ये फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट है, चलेगा। और अगर होता सेकंड ऑर्डर, क्या होता? तो बोलो के की यूनिट निकाल लोगे क्या? एन की जगह 1 माइनस टू, 1 माइनस टू, चलेगा। तो होता सी की पावर माइनस, यानी ये हो जाता मोल माइनस 1 लीटर प्लस 1 सेकेंड इन। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट ऑफ के। आप बस ये फॉर्मूला लिख लेना, पूरा मत लिखना। यूनिट ऑफ के, अल्टीमेटली काम तो यही आएगा बस। यूनिट ऑफ के। लिख लिया सबने? लिख लेना जनरल फॉर्मूला यूनिट का, जनरल फॉर्मूला यूनिट का। और तीन ऑर्डर याद कर लो, अभी मैं पूछूंगा, याद कराऊंगा, फिर अपन क्लास को एंड करेंगे। तो जीरो ऑर्डर है मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर है मोल माइनस 1 लीटर प्लस 1 सेकंड इनवर्स। तीन ऑर्डर याद हो, बाकी मैं सवाल दूंगा वो आप करो फॉर्मूले से, लेकिन तीन तो याद होने चाहिए।
मिनिमम 3 याद होने चाहिए। 0 फर्स्ट ही लिखा है, लेकिन वही है कि थोड़ा थोड़ा वो हाई लेवल पूछ है, तो सेकंड भी हमें हल्का सा पता होना चाहिए। कर लिया होगा। आज मैंने आपको एक नया कंसेप्ट सिखाया जिसका नाम है रेट लॉ। पहला सवाल, रेट लॉ थ्योरेटिकल है एक्सपेरिमेंटल? तो लोमा से अच्छा होगा बुरा होगा? लोमा से ज्यादा एक्यूरेट होगा कम होगा? लोमा से ज्यादा एक्यूरेट होगा। अगर आप रियल रिजल्ट चाहते हैं तो लोमा लगाएंगे कि रेट लॉ? रेट लॉ में क्या ऑर्डर वर्ड समझ में आया है? क्या ऑर्डर ही अपने आप में प्रोपोर्शनैलिटी है? अगर मैं आपसे कहता हूं ऑर्डर 0, ऑर्डर यानी पावर, पावर यानी उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? बोलो ना यार। अगर मैं कहता हूं ऑर्डर 1 यानी पावर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कंसंट्रेशन दुगना तो रफ्तार भी दुगना। ऑर्डर को फील करो, केवल रटो नहीं, राइट? उसके बाद क्या हमने रेट कांस्टेंट पे बात करी है? रेट कांस्टेंट कितने फैक्टर डिपेंड करता है? एक है, एक है, एक है, चौथा चौथा कोई पैमाना नहीं है। कंसंट्रेशन बदलेगा, प्रेशर बदलेगा, न जाने क्या क्या सवाल बोलेगा, सवाल आएंगे, आप कंफ्यूज होंगे, आप गलत करेंगे। देखना, बस याद रखना, मैं एक ही बात कहूंगा, बेटा भूल गए क्या 3 ही होते थे? हेलो। सवाल इतना बढ़िया मॉडिफाई, 6 लाइन का सवाल देगा, 3-5 कहानी लिखेगा, अंत में यही, अरे सर रेट कांस्टेंट तो 3 ही चीजों पे डिपेंड करता है, चौथा कोई पैमाना। इज दिस क्लियर? क्या हमें रेट कांस्टेंट यूनिट का जनरल फॉर्मूला याद रहेगा? बोलेंगे सी की पावर 1 माइनस टी इनवर्स या -1, जो भी आपको याद हो, सी की पावर 1 माइनस एन इंटू टी -1, चलेगा? जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट बोलो, मोल पर लीटर। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर बोलते नहीं क्या? सेकंड इनवर्स, हाँ या ना? सेकंड ऑर्डर मोल -1। अब कुछ बच्चे इनवर्स बोलना, चलेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल, मैं इसमें कंफर्टेबल हूं। मोल -1, लीटर +1, सेकंड इनवर्स, चलेगा? अब कुछ सवाल, वो कौन सा ऑर्डर है जिसके रेट कांस्टेंट यूनिट रेट के बराबर है? वो कौन सा ऑर्डर है जिसके रेट कांस्टेंट यूनिट फ्रीक्वेंसी के बराबर है? चलेगा? दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको होमवर्क दिया क्या? होमवर्क लिखे, पहले कॉपी बंद कर चुके हो ना, फिर से खोलो। होमवर्क नंबर 1, रिवाइज टुडेज लेक्चर, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, आज तक अच्छा से रिवाइज करें। और आप सब जाके, आप सबके पास ईएलपी होगी, है ना? ईएलपी 1 और 2 को अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करें मैंने बोला है। मैं आपको टोटल समय दे रहा हूं 40 से 45 मिनट। इतने मिनट में ही अटेम्प्ट करना है, बने बने ना बने, लेकिन समय इतना ही रखना है। टाइम का बाउंड पहले सीखना है, ठीक है? सवाल बनने लगेंगे, घबराइए नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। ये लिख लिया सबने?